गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा जो हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं हमारे यूजीसी नेट लॉ प्रिपरेशन के अंदर, वो है हमारा भारतीय न्याय संहिता, जहां हम आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता को कंपेयर करके पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो हमारा जो सिलेबस है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का, वो अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो नहीं पता है कि वो आईपीसी ही देंगे या फिर जो बीएनएस क्वेश्चंस देंगे। तो हम एक कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि आपको क्या है, अगर आईपीसी से क्वेश्चंस आए तो आपके लिए आसानी है, और अगर बीएनएस से भी सेक्शंस वगैरह पूछे जाते हैं तो भी आपके लिए ज्यादा मुश्किल ना हो चीजें। ठीक है, तो हम एक कंपैरिजन करके पढ़ेंगे क्योंकि आईपीसी लगभग सभी ने पढ़ा होगा, कुछ नए बच्चे होंगे अभी यूजीसी नेट जेआरएफ देने वाले में तो सबने आईपीसी पढ़ा होगा। तो एक अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम बहुत ही आसान तरीके से दोनों एक्ट को कंपेयर करके पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि अभी हमारा भारतीय न्याय संहिता ही लागू है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। आईपीसी को रिपील कर दिया गया है, लेकिन हम कंपैरिजन करके इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो। और अभी तक हमारा यूजीसी नेट ने क्या है, जो सिलेबस है वो अपडेट नहीं किया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। लेक्चर के आखिरी तक आपको ये देखना है ताकि आपको जो कंपैरिजन है वो अच्छे से समझ में आ सके। और हमारे सारे ही लेक्चर ऐसे होने वाले हैं ताकि आपका जो एक डाउट है कि पता नहीं क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे को हमारे नोट्स चाहिए हैं तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के बारे में आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के बायो में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर और जो फीस है नोट्स की वो आपको पिन कमेंट पर मिल जाएगी, वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दशहरा ऑफर की वजह से जो फीस है वो बहुत हमने कम कर दी है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक चाहिए है, पीवाईक्यूज की भी और टॉपिक्स की भी, तो वो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर किसी भी बच्चे को यूजीसी नेट लो पीवाईक्यूज की बुक चाहिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि कैसे जो आईपीसी है उसको ड्राफ्ट किया गया था और जो बीएनएस है उसको ड्राफ्ट किया गया था। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इन दोनों एक्ट का, उसके बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन देखेंगे, कितने सेक्शंस हैं। उसके बाद हम हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन आईपीसी एंड बीएनएस। एंड बीएनएस। बीएनएस की का मतलब क्या है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जो आईपीसी है ये कब का एक्ट था? 1860 का था, यानी इंडियन पिनल कोड 1860 का ये एक्ट था, जिसका जो ड्राफ्ट था वो प्रिपेयर किया था फर्स्ट लॉ कमीशन ने। ठीक है, जिसके चेयरमैन थे थॉमस वेबिंगटन मैक्यूले। तो लॉर्ड मैक्यूले ने आईपीसी का जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर किया था 1834 में। वहीं अगर हम बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये एक्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने कमेटी को एस्टैब्लिश किया था। उस कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं वो थे रणबीर सिंह, डॉक्टर रणबीर सिंह। ये क्या थे? ये एनएलयू दिल्ली के वाइस चांसलर थे, फॉर्मर वाइस चांसलर थे। तो इनको इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसका ड्राफ्ट कैसे प्रिपेयर किया गया। उसके अलावा जो बीएनएस है इसके अंदर टोटल सेक्शंस 358 है और इसमें टोटल चैप्टर 30 है, जिसमें जो 30th चैप्टर है उसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 358, जिसका जो सेक्शन 358 का क्लोज 1 ये कहता है कि जो आईपीसी 1860 है उसको रिपील कर दिया गया है बाय बीएनएस 2023। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं आईपीसी का ऑब्जेक्टिव क्या था और बीएनएस का अब ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है। देखो आईपीसी एक ब्रिटिश जो कॉलोनियल ईरा था उसका लॉ था, लेकिन अभी जो भारतीय न्याय संहिता ये हमारे इंडिया के लॉ को रिप्रेजेंट करता है, इंडियन सिस्टम का एक लॉ है, आप ये बोल सकते हो। जो आईपीसी है उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था जो ऑफेंडर्स है उनको पनिश करना, ठीक है। लेकिन बीएनएस का ऑब्जेक्टिव अलग रखा गया है। बीएनएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बीएनएस का ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि किसी को पनिश नहीं करना है बल्कि जस्टिस प्रोवाइड करना है। और जस्टिस देने की इस प्रोसेस में अगर पनिशमेंट देना जरूरी है, क्यों, ताकि जो क्राइम है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके, तो पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो ये बीएनएस का एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है, ठीक है। जो आईपीसी था उसके अप्रोच विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच नहीं थी, वो ऑफेंडर्स को पनिशमेंट देने में ज्यादा वो रखता था, उसका अप्रोच था। लेकिन जो बीएनएस है उसकी क्या है, एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है जो आपको ध्यान रखनी है। आईपीसी के अंदर टोटल सेक्शंस 511 थे, जबकि बीएनएस के अंदर टोटल सेक्शंस 358 हैं, ठीक है। और टोटल चैप्टर है 30। और आई जो बीएनएस है ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू है, हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडियन पिनल कोड और अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड ड्राफ्ट was prepared by first law commission, which was chaired by Thomas Babington, Macaulay in 1834। वहीं भारतीय न्याय संहिता की बात करें, भारतीय न्याय संहिता 2023 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स established a committee led by डॉक्टर रणबीर सिंह। कौन है ये रणबीर सिंह, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ एनएलयू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की सेक्शन 358 क्लोज 1 ऑफ बीएनएस 2023 रिपील्ड दी आईपीसी 1860, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या क्या है इनका, आईपीसी का क्या है और बीएनएस का क्या है। एक तरफ आईपीसी लिख लेते हैं और एक तरफ बीएनएस लिख लेते हैं। तो आईपीसी के अगर पर्पस की बात करें या फिर ऑब्जेक्टिव की बात करें, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीसी वाज टू पनिश द ऑफेंडर्स।
वहीं अगर हम बीएनएस की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएनएस is not to punish anyone but to give justice, and in this process if punishment is to be given, where it is required, where it is required to create a sense of prevention of crime, तो पनिशमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है। सेकंड, अगर एक डिफरेंस की बात करें तो आईपीसी वाज अ लॉ ऑफ कॉलोनियल इरा, दूसरा बीएनएस हैज अ विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टोटल सेक्शंस थे आईपीसी में 511, जबकि बीएनएस में टोटल सेक्शंस 358। 358 क्या है? रिपील एंड सेविंग क्लोज है। तो रिपील मैंने बता दिया कि सेक्शन 358 क्लोज 1 कहता है कि आईपीसी को रिपील कर दिया गया है बीएनएस 2023 द्वारा, और इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 30 चैप्टर्स। थर्टी है कि 20 है? लेट मी चेक। ट्वेंटी चैप्टर्स है टोटल, 30 नहीं, 20 चैप्टर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा कुछ एक ओवरव्यू जो आपको समझना चाहिए था हमारे बीएनएस 2023 और आईपीसी के बीच में। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है, कि किसने ड्राफ्ट किया था, क्या क्या बात करते हैं, टोटल सेक्शंस क्या क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्राइम शब्द की, कि क्राइम क्या होता है। तो देखो, जो क्राइम शब्द है उसका लिटरल जो मीनिंग है वो संस्कृत वर्ड के क्री से लिया गया है, और लेटिन में इसका मतलब होता है टू अक्यूज है। ठीक है, अब जो क्राइम वर्ड है इससे रिलेटेड दो एक्ट है हमारे, दो तरह के एक्ट होते हैं। एक तो होता है सब्सटेंटिव लॉ होता है, और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का उदाहरण हो गया जैसे आईपीसी यानी हमारा बीएनएस हो गया, या फिर जो प्रोसीजरल लॉ है उसका एग्जांपल हो गया सीआरपीसी यानी कि हमारा बीएनएसएस 2023 है जो उसकी जगह पे आया है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। अब जो आईपीसी है या बीएनएस है ये हमारे सिर्फ क्या बात करते हैं, क्राइम के बताते हैं कि कौन कौन सा क्राइम होगा और उनकी पनिशमेंट क्या होगी। वहीं जो प्रोसीजरल लॉ है यानी हमारा जो बीएनएसएस 2023 है, या उसकी जगह बोल सकते हैं हम सीआरपीसी 1973 है, वो बात करता है कि इन जो क्राइम कमिट हो गया उसके बाद क्या करना है, कोर्ट क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा, अक्यूज मतलब ट्रायल कैसे चलेगा, उन संबंध एक प्रोसीजर की बात करता है। ठीक है, तो सीआरपी जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं वो एक प्रोसीजर की बात करते हैं कि क्राइम कमिट होने के बाद अब क्या करना है।
ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 या फिर बोल सकते हैं सीआरपीसी 1973। ठीक है, तो सीआरपीसी 1973 को रिपील करके हमारे पास भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आ गया है, और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया है। तो ये 3 एक्ट हमारे 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, जो आपको अभी याद रखना है। ठीक है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट तो इनकी जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो जब ये वर्ड है, ये क्राइम या जो ऑफेंस वर्ड होता है, इसको बीएनएस में भी डिफाइन किया गया, यानी आईपीसी में भी डिफाइन किया गया था, और हमारा जो बीएनएसएस 2023 है यानी कि सीआरपीसी 2023, वहां पे भी इसकी डेफिनेशन है। अब वो डेफिनेशंस क्या क्या है, कहाँ वो डेफिनेशन है, वो भी हम लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए एक छोटा सा एक और इंट्रो लिख लेते हैं हम, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज क्राइम? Crime literal meaning has taken from Sanskrit word kri. Latin means, in Latin it means to accuse. ठीक है, crime has two acts. There are two type of acts. ऐसे लिख लो, there are two type of acts. एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा आईपीसी 1860, जिसकी जगह अब आ गया है बीएनएस 2023। दूसरे तरह के हमारे लॉ हो सकते हैं प्रोसीजरल, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा सीआरपीसी 1973, जिसकी जगह अब हमारा आ गया भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, सो अगर हम आईपीसी की बात करें या हम बीएनएस की बात करें, ये बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ क्राइम की। दे हैव definitions of crime and their punishment, मतलब कौन सा एक्ट क्राइम होगा और क्राइम बनने के बाद उसकी पनिशमेंट क्या होगी। ठीक है, जबकि सीआरपीसी या बीएनएसएस बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ क्राइम की। प्रोसीजर आफ्टर कमिटिंग द क्राइम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो हमारा द वर्ड जो क्राइम है, द वर्ड क्राइम और ऑफेंस डेफिनेशन गिवन इन बोथ आईपीसी और सीआरपीसी। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन है जो इसके बारे में बात करते हैं, इस क्राइम वर्ड को डिफाइन करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो अगर ये है जो आईपीसी और बीएनएस के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं बीएनएसएस के अंदर जो डेफिनेशंस दी गई हैं क्राइम वर्ड की, ये है कोडिफाइड डेफिनेशंस। पहले हम कोडिफाइड डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम अनकोडिफाइड डेफिनेशन जो अलग अलग जूरिस्ट ने दी है वो भी हम देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोडिफाइड डेफिनेशन ऑफ क्राइम।
तो अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी का सेक्शन 40 ऑफेंस वर्ड को डिफाइन करता था, लेकिन अब जो सेक्शन बी 2 क्लोज 24 है बीएनएस का, वो इस वर्ड को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी क्राइम या ऑफेंस बोल सकते हैं, उसको डिफाइन करता है। दूसरी तरफ सेक्शन 2 क्लोज 24 ऑफ बीएनएस इसको डिफाइन करता है। अब आईपीसी को रिपील कर दिया गया है, तो मैं आपको सेक्शन साथ साथ में बता रही हूँ ताकि आपका एक टेब्युलर कंपैरिजन हो जाए दोनों एक्ट के बीच में। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन दी गई है? डेफिनेशन है ऑफेंस डिनोट्स a thing made punishable by this code, या संहिता है। अब तो भारतीय न्याय संहिता लिखा आता कोड की जगह हर जगह, बट आप कोड लिख सकते हो, इतना तो चलता है। तो इसमें ये बोला है कि ऑफेंस क्या होगा? कोई भी ऐसी चीज जो बीएनएस या आईपीसी के अंदर पनिशेबल बनाई गई है वो क्या है? क्राइम है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम सीआरपीसी की बात करें या बीएनएसएस 2023 की बात करें तो सीआरपीसी का तो सेक्शन 2 क्लोज 1 क्राइम वर्ड को डिफाइन करता था, लेकिन जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है उसका सेक्शन 2 क्लोज Q वर्ड इसको डिफाइन करता है ऑफ बीएनएसएस, क्राइम वर्ड को डिफाइन करता है। क्या है वो डेफिनेशन? चलिए लिखते हैं। इसमें बताया गया है एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, कि कोई भी एक्ट और कोई भी एक्ट है या ओमिशन है, अगर उसको किसी भी लॉ में पनिशेबल बनाया गया है जिस टाइम पर वो लॉ क्या है? फोर्स में है, मतलब लागू है, अगर उसने क्या उस एक्ट और ओमिशन को पनिशेबल बनाया है तो वो क्राइम होगा। या फिर कोई भी एक्ट जिसकी कंप्लेंट कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के सेक्शन 20 में की गई है वो भी क्या है? क्राइम होगा। ठीक है, ये इस एक्ट के अंदर डेफिनेशन दी गई है, मेड पनिशेबल by any law for the time being in force and includes, क्या इंक्लूड किया गया है? any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस के एनालिसिस की बात करें तो ये कहता है कि कोई भी एक्ट क्राइम होगा अगर वो प्रिवेलिंग एक्ट के अंदर क्राइम बनाया गया है। ठीक है, उस एक्ट के अंदर कोई चीज क्राइम बनाई गई है, वो चीज क्या है? क्राइम होगी। अब जो लॉ है अपने आप में एक डायनामिक कंसेप्ट है, आपको ये तो पता ही होगा। जैसे जैसे टाइम बदलता रहता है, जो क्राइम है इसके ये भी बदलता रहता है। मतलब समझ लो कि आज अगर कोई चीज क्राइम है आज के टाइम पर, हो सकता है आने वाले टाइम पर वो क्राइम ना हो। जैसे कुछ सालों पहले अडल्ट्री क्राइम हुआ करता था इंडिया के अंदर, लेकिन अब अडल्ट्री क्राइम नहीं है। कुछ सालों पहले होमोसेक्सुअलिटी क्राइम हुआ करता था इंडिया के अंदर, लेकिन अब होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो आज क्राइम है वो कल भी क्राइम होगा। हो सकता है जो आज चीजें क्राइम है वो कल के टाइम पर क्राइम ना हो, कुछ और चीजें क्राइम हो जाए। ठीक है, कुछ और चीजें एडअप हो जाए, कुछ और चीजें कम हो जाए। तो ये एक, क्योंकि लॉ एक बहुत डायनामिक कंसेप्ट है, जैसे जैसे वक्त बदलता रहेगा चीजें भी बदलती जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम कुछ अनकोडिफाइड डेफिनेशंस देखते हैं। सो पहले लिखेंगे हम एनालिसिस ऑफ दीज डेफिनेशंस।
For an act to be crime, it must be opposed to law prevailing at that time. ठीक है, law is itself a dynamic concept and scope of crime may also change. So what is not a crime in one generation may be a crime in another generation. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनकोडिफाइड डेफिनेशंस की. डेफिनेशन ऑफ क्राइम. तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन दिया ब्लैकस्टोन ने, हम वो देखेंगे. इन्होंने बोला है एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड in violation of public law forbidden or commanding it या बोल सकते हैं अ क्राइम इज वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स और ड्यूटीज ड्यू टू होल कम्युनिटी considered as a community. तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, ब्लैकस्टोन ने दी है. आगे हम बात करते हैं किसने जो डेफिनेशन दी है, वो है स्टीफन ने, यानी JF स्टीफन है, उन्होंने डेफिनेशन दी है. इन्होंने क्या बोला है, इसका एक कीवर्ड भी लिख लो. ये पूरी एक ही डेफिनेशन है जो ब्लैकस्टोन ने दी है. मैंने आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के बताया ताकि आपको इजी रहे. इसका आपका जो कीवर्ड है, आपको एन एक्ट और ओमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है. ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन का कीवर्ड है ये. ठीक है. दूसरा है हमारी JF स्टीफन, इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है. इन्होंने बोला अ क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ राइट violation of right considered in reference to evil tendency of such violation as regards the community at large.
ठीक है, तो ये स्टीफन ने डेफिनेशन दी थी। इनकी डेफिनेशन के जो कीवर्ड्स है, एक तो है वोलेशन ऑफ राइट, दूसरा है कम्युनिटी एट लार्ज या एक इविल टेंडेंसी। ये तीन इनके कीवर्ड्स हैं डेफिनेशन के, जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसे आप आसानी से क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो कि किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो कैनी की डेफिनेशन है। इन्होंने बोला क्राइम्स आर रोंग्स whose sanction is punitive and is in no way remissible by one private person, by any private person, but is remissible by crown alone if remissible at all। ठीक है, ये कैनी ने डेफिनेशन दी है, जिनकी डेफिनेशन का कीवर्ड है रोंग्स और रेमिसिबल। इनकी डेफिनेशन का कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो डेफिनेशन है वो ऑस्टिन ने दी है, क्राइम वर्ड की डेफिनेशन। क्या बोला ऑस्टिन ने? ऑस्टिन ने बोला अ रोंग विच इज परस्यूड बाय, दो डेफिनेशंस दी इन्होंने। बोला पहला तो अ रोंग विच इज परस्यूड बाय द सोवरन और ही सबॉर्डिनेट, his subordinates is a crime। ये क्या होता है? पब्लिक रॉन्ग होता है। दूसरी ऑस्टिन ने प्राइवेट रॉन्ग के बारे में बोला है। क्या बोला है उन्होंने? ऑस्टिन ने बोला अ रॉन्ग विच इज परस्यूड at the discretion of injured party and his representatives is a civil wrong। यानी प्राइवेट रॉन्ग की बात की है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बेंथम की डेफिनेशन। बेंथम ने क्या डेफिनेशन दी है? इन्होंने बोला ऑफेंसेस आर व्हाट एवर द लेजिस्लेचर has prohibited for good behavior or for bad reasons। ठीक है, तो इस बेंथम की जो डेफिनेशन है उसका कीवर्ड एक तो whatever एंड लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड। ये दो कीवर्ड्स है बेंथम की डेफिनेशन के, जो आपको हेल्प करेंगे याद रखने में कि किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन आता है अब बुक से रिलेटेड।
तो आईपीसी की कुछ बुक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, किस किसने लिखी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वो बुक्स भी आपको ध्यान रखनी है और इन बुक्स को याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी। तो पहली बुक है, कैनी ने कौन सी बुक लिखी है? कैनी ने बुक लिखी है आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ। दूसरी बुक है आरसी निगम की बुक है, इनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट बुक है रतन लाल धीरज लाल की बुक है, धीरज लाल की बुक है, ये है लॉ ऑफ क्राइम्स। ठीक है, नेक्स्ट बुक है जेडी माइने की, इनकी बुक का नाम है क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया। फिफ्थ बुक है एच.एस. गुरे की बुक है, एच.एस. गुरे, पीनल लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या क्या ट्रिक है, इनको कैसे याद रख सकते हो बुक को? तो चलिए मैं आपको दो ट्रिक बताती हूं इनको याद रखने की। पहली ट्रिक है, मैंने क्रिमिनल को गौर से पीनल देखा। ठीक है, ये ट्रिक है। तो मैंने से आप याद रख सकते हो, जेडी माइने की बुक है, कौन सी बुक है जेडी माइने की? क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, गौर से आप याद रख सकते हो एच.एस. गुरे, और पीनल से आप याद रख सकते हो पीनल लॉ ऑफ इंडिया, इनकी बुक है। इनकी बुक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और ट्रिक है हमारे पास। क्या है वो ट्रिक? काने ने आउटलाइन बनाई और प्रिंसिपल्स बनाए नियम ने, और प्रिंसिपल्स बनाए नियम ने। ठीक है, तो काने से आप याद रख सकते हो कैनी। ठीक है, और कैनी की बुक क्या नाम था? आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो यहां से आप याद रख सकते हो, इनकी बुक है ये आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ। उसके अलावा आरसी निगम है, निगम की बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। नियम से आप याद रख सकते हो आरसी निगम। प्रिंसिपल्स बनाए निगम है, ये नियम नहीं है, प्रिंसिपल बनाए निगम ने। आरसी निगम ने की बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इनकी बुक को कि किस उत्तर की कौन सी बुक है, आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा।
और जो रतनलाल धीरज लाल की बुक है वो तो डो ऑफ क्राइम्स, आप उसको ऐसे ही याद रख सकते हो। तो ऐसे आपको 2 ट्रिक से सारी बुक्स के नाम भी याद हो जाएंगे, है ना इजी। तो ऐसे ही हम इजी तरीके से आगे चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। हमारा एक छोटा सा इंट्रो था, बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी किया हमने बीएनएस और आईपीसी के बीच में। कल के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिटी और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत इजी लगा होगा कि कैसे हम आईपीसी और बीएनएस को पढ़ेंगे, और आगे के लेक्चर्स भी हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज इन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अपने ओपिनियन भी हमें ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ताकि अगर कोई भी सजेशन है, ताकि हम आपके ओपिनियन सजेशन से ही हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिए, हमें एक मोटिवेशन भी आएगा कि बच्चे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। एंड प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है इन वीडियोस को शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे शॉर्ट्स को भरपूर प्यार दीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, आपको जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर शेयर कीजिए। हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज को ज़रूर देखिए, जहां हम अभी जो हमारे इंपॉर्टेंट केस लॉज है इंडियन पॉलिटी के, उनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हमने गोलकनाथ के केस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और हम आने वाले टाइम में और इम्पोर्टेंट केस लॉज को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके, हर पॉइंट टू पॉइंट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा।